नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं, अपना बिहार कार्यक्रम में हम लोग बिहार से संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए आए हैं। ज्योग्राफी का सेगमेंट पूरा खत्म हो चुका है, अब हम हिस्ट्री में एंट्री कर चुके हैं। जो पिछला लेक्चर हिस्ट्री का था, हमने यह चर्चा किया था कि बिहार के इतिहास को समझना है तो स्रोत क्या क्या होना चाहिए, जिसमें हमने चर्चा किया कि भाई एक तो पूरा तात्विक स्रोत देखेंगे, दूसरा साहित्यिक स्रोत से समझ लेंगे चीजों को। लेकिन अब मामला आगे तक आ गया है। अब मामला जब आगे आ गया है तो हम जानते हैं कि जिस तरह से उत्तर वैदिक काल के बाद देखेंगे या उत्तर वैदिक काल से कहेंगे, महाजनपद का एक तरह से उदय होता है। महाजनपद शब्द की व्याख्या वहां से शुरू होती है। अब देखिए, पहला प्रश्न तो यह आता है ना कि महाजनपद कहने का क्या मतलब है। देखिए, एक तरह से आप इसे प्रशासनिक इकाई कह सकते हैं। अब प्रशासनिक इकाई का कहने का तात्पर्य है उसके पास जो है न्याय करने की शक्ति भी होगा, विधान बनाने का भी शक्ति होगा उसके पास, और उन चीजों को एग्जीक्यूट करने का यानी कि कार्य प्रणाली में तब्दील करने का भी शक्ति होगा। अब देखिए, जनपद और महाजनपद, तो जनपद एक छोटा इकाई होगा, लेकिन जब महाजनपद की बात करेंगे तो एक बड़ा भूभाग होगा, उसके अंतर्गत एक बड़ा क्षेत्र होगा, एक बड़ा साम्राज्य होगा, उसका एक अपना गरिमामयी इतिहास हो सकता है, वर्तमान हो सकता है, भविष्य हो सकता है। यानी कि महाजनपद जो शब्द ही दिखता है ना, महानता से दिखता है। मोटे तौर पर बस ऐसे आपको समझना है। 3 इडियट में जैसे आमिर खान मशीन को समझा रहा था कि सर 1 मिनट में जिप अप और नीच बंद और ओपन, तो वो चीजें है ना, आराम से समझ लीजिए चीजों को। अब चलिए यहां से आगे चलते हैं। तो महाजनपद काल में बिहार की क्या स्थिति रहा, इसको लेकर के हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इतना मामला समझ में आ गया। जब हम बात करेंगे तो 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के पास जाएंगे, वहां पर आपको महाजनपद काल की बातें समझने को मिलेगा। अब उस वक्त क्या था कि भारत के नक्शे की जब हम बात करेंगे तो भारत भर में, पूरे भारतवर्ष में 16 महाजनपद की चर्चा हमें देखने को मिलता है। मामला समझ में आ गया। अब ये 16 महाजनपद जो है वह यहां पर आपको दिख रहा है, जिसमें एक अवंती भी है, चेदी है, वत्स है, कौशांबी है, शूरसेन है, मत्स्य है, कुरु है, गांधार है। उसके बाद यहां पर देखेंगे कंबोज भी है, अश्मक, मगध, अंग, काशी, कौशल, मल्ल और फिर पांचाल। ये 16 यहां पर नाम आपको दिख रहा। लोकेशन आप यहां पर दिख रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या कैसे ये है। लेकिन हम किसकी अध्ययन कर रहे हैं? बिहार की। तो हमें यह देखना होगा कि ये 16 तो भारत के मैप पर है, भारतवर्ष में फैला हुआ है, लेकिन हमारे काम की क्या है? 3। चूंकि ये 16 महाजनपद में 3 ही बिहार में था। अब 3 जो बिहार में था उसको हम लोग ढूंढ के जरा निकालते हैं कि वह 3 कौन सा था। तो यहां पर एक जो आपको दिख रहा है वह अंग की बात किया गया है, एक जो है वहां पर जो है मगध की बात किया गया है, और एक जो लिच्छवी वाला ये एरिया या विदेह वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, कहने का मतलब इस एरिया को आप जो है वह वज्जी कह सकते हैं। ठीक है, जो भाषा भी है ना, जो मिथिला से थोड़ा टच होता है, वो वंजी का, तिरहुत वाला भाषा जो कहते हैं वंजी का, तो वज्जी उस समय का, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। तो बिहार में 3 चीजों को लेकर के हम चलेंगे। मामला इतना समझ में आ गया। लेकिन अब यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि महाजनपद का जो मैंने कहा कि साहित्य के हिसाब से भी हम समझते हैं, साहित्य में हमें मिल जाता है चीजें, है ना, इतिहास जानने का स्रोत है, हमने पहले चर्चा किया। और जब हमने कहा कि साहित्य जो है वह इतिहास को बताता है, तो मैंने आपको यह भी बताया कि साहित्य भी कई तरह के होते हैं, धार्मिक साहित्य भी उसमें एक मैंने बताया। तो देखिए, जब बौद्ध धर्म के साहित्य को पढ़ते हैं और उसमें भी खास करके आप अगुत्तर निकाय पढ़ेंगे, उसमें महाजनपद की चर्चा किया गया, ये बौद्ध साहित्य की बात कर रहा हूं। लेकिन जब जैन साहित्य की चर्चा आप करेंगे, जैन साहित्य में आप भगवती सूत्र पढ़ेंगे, तो भगवती सूत्र में महाजनपद की चर्चा आपको देखने को मिल जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गया। चलिए, तो सबसे पहले अब हम लोग फिक्स कर चुके हैं, अपनी सीमा रेखा तय कर चुके हैं कि हम 3 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, चूंकि हमें बीपीएससी के लिए पढ़ना है, बिहार के लिए पढ़ना है। अब 3 सीमा रेखा कौन कौन सा हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। हमने सबसे पहले कहा कि हम जो पढ़ेंगे वह वज्जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहां पर जो है ये महाजनपद, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां जो मैं लिख रहा हूं इसकी राजधानी लिख देता हूं, ठीक है, और ये लिख देता हूं मैं कि आज के वर्तमान समय में ये क्या लोकेशन होने वाला है ना, वर्तमान बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। तो बिहार का पहला देखेंगे वज्जी। तो वज्जी की राजधानी जो हुआ करता था वह वैशाली, ठीक है, वैशाली, ठीक है।
और अगर वर्तमान क्षेत्र आज के हिसाब से देखेंगे तो मिथिला वाला क्षेत्र जो आपको दिखता है, मिथिला कहने का क्या तात्पर्य हो गया, गंगा नदी के उत्तर वाला हिस्सा मैप्स में दिखाऊंगा, जो तिरहुत का हिस्सा आ जाता है, जिसमें से जो हम बात करते हैं कि भाई वहां आगे चल करके जो दरभंगा वाले क्षेत्र की बात करेंगे, समस्तीपुर की बात करेंगे, आप वहां पर सहरसा की चर्चा करेंगे, मधुबनी की चर्चा करेंगे, मुजफ्फरपुर की बात करेंगे, सीतामढ़ी की बात करेंगे, ये सब, और वैशाली भी उसमें, ये सब किस में आ जाएगा, वजी में, जिसकी राजधानी वैशाली रहा, मिथिला तिरहुत वाला हिस्सा, आज के समय का डिस्ट्रिक्ट मिथिला वाला हिस्सा, यानी कि गंगा नदी के उत्तरी वाला हिस्सा, जो बिहार का उत्तरी मैदानी हिस्सा है। अगर मैदान के हिसाब से बिहार को बांटते हैं तो उत्तरी मैदानी के हिस्सा के जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं वह आज पड़ जाएगा यहां वजी में। अब चलिए दूसरे नंबर पे बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं। वजी के बाद जो दूसरा हिस्सा हम चलेंगे वह अंग के पास चलेंगे। तो अंग महाजनपद को अगर देखते हैं उस समय राजधानी के हिसाब से इसमें बात किया जाए तो एक नदी वहां बहती है, चंपा नदी, तो उसी के स्थान पर यहां पर चंपा इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। आज के क्षेत्र में देखेंगे तो आज जो डिस्ट्रिक्ट आपको मुंगेर में, ये जो मुंगेर है और मुंगेर के अलावा भागलपुर, ये भी गंगा नदी के किनारे है, और है ना, गंगा नदी के किनारे है, ध्यान रखना है। तो ये आज का लोकेशन हो गया। अब तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना है। तीसरा, अगर कह सकते हैं, मुझसे कोई पूछे कि 16 महाजनपद जो भैया इस पूरे मैप पर दिख रहा है, इस 16 महाजनपद में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली जनपद कोई एक कौन है, तो मैं यही तीसरे का नाम लूंगा, और ये तीसरा कौन सा हो जाएगा, मगध, जो कि बिहार में ही रहा। और मगध की अगर राजधानी की मुझसे कोई बात किया जाए, पूछा जाए, तो राजगृह उस समय कहते थे। हालांकि कई नामों से इसे जानते थे, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, जिसे आजकल हम लोग राजगीर कहते हैं, जहां पर स्टेडियम बन रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, न्यू नालंदा कैंपस बना है, नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस, ये सब। और ये एरिया कहां पर होगा, मगध में। मगध में भी थोड़ा डिफाइन कर लेंगे, जैसे मिथिला का डिस्ट्रिक्ट देख लिए, इसमें से क्या होगा, तो खास करके पटना, उस समय का पाटलिपुत्र, और फिर गया वाला हिस्सा। ये मामला समझ में आ गया। इतना, इस 3 पे हम पूरा स्टडी करेंगे। हमारे जो अध्ययन का केंद्र होने वाला है वजी, अंग और मगध, ये 3 महाजनपद की हम चर्चा करने वाले हैं। इतना मामला क्लियर हो गया। पहले बता दीजिए, यहां पर मैप पर, भारत के मैप पर देख लीजिए, ये जहां कहां आएगा, मगध यहां दिख रहा है ना, अंग यहां दिख रहा है ना, मगध की राजधानी कहां, राजगिरी यहां दिख रहा है ना, ये पटना वाला हिस्सा दिखा, विदेह वाला हिस्सा ये पूरा लिच्छी वाला दिखा। ये 3 एरिया जो है इसी की हम चर्चा करने वाले हैं। मगध जिसमें सबसे स्ट्रांग है उसको थोड़ा सा विस्तार से हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी चर्चा करें, अंग पे चलते हैं। अंग जनपद के विषय में सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अंग के विषय में क्या क्या मुख्य बातें हैं। अब देखिए, अंग का सबसे पहले जो मैंने डिस्ट्रिक्ट आपको डिफाइन किया, मैंने क्या कहा, मुंगेर वाला हिस्सा लीजिए और भागलपुर जो आज का है, उसी में अगर लेंगे तो आज का आपको बेगूसराय, जमुई हो गया, बांका हो गया। इसके अलावा जो दक्षिणी हिस्सा देखेंगे, यानी कि झारखंड के पास अब वो चला गया है, अविभाजित बिहार में, वो बिहार में हुआ करता था, उसमें जो आपको ये संथाल परगना देखने को मिल रहा है, ये सब भी वहां पर जो था वह अंग का हिस्सा हुआ करता था। यानी कि देखिए, गया, यानी कि ये बॉर्डर तय किया अंग का, पटना ये बॉर्डर तय कर रहा है। इधर जो हो गया, ये हिस्सा जो हो गया दरभंगा का, ये बॉर्डर तय कर रहा है, क्योंकि ये जो है वजी में चला गया, ये जो है मगध में चल गया, तो ये वाला पूरा हिस्सा जो है वह आपको किसका देखने को मिलेगा, अंग प्रदेश का। यानी कि मुंगेर, भागलपुर मुख्य रूप से, और इसका विस्तार जो है आज के बाकी आपको नेपाल के बॉर्डर तक इधर देखने को पूरी तरह से मिल सकता है। तो देखिए, इसके सबसे पहले चर्चा, ये प्रश्न में आ चुका है, प्रीलिम्स में प्रश्न में आ चुका है कि अंग महाजनपद की चर्चा सबसे पहले कहां नजर आती है। चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में करके, मैं बताता हूं अथर्ववेद में सबसे पहला। उसके अलावा एक बात समझ लीजिए कि इसे मालिनी नाम से भी जाना गया, यह भी प्रश्न में आ चुका है पीवाईक्यू। देखिए, मालिनी में, मालिनी शब्द की चर्चा कहां, ध्यान से यदि आपने महाभारत का युद्ध देखा है आपने, तो ध्यान से महाभारत के युद्ध को पूरी तरह से देखेंगे तो अंग की चर्चा कहां पर आएगा, जब कर्ण की चर्चा आएगा। दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को यह जगह दे दिया है ना, यहां का राजा घोषित कर दिया, वहां पर मालिनी की चर्चा आता है। महाभारत देखते हुए बहुत ध्यान से देखिएगा, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, 1-2 जगह मात्र चर्चा है, समझ में आएगा। यानी कि महाभारत में मालिनी की चर्चा किया गया है। इसके अलावा पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है अंग की, मालिनी शब्द से। तो जहां महाभारत पुराण पढ़ते हुए मालिनी शब्द नजर आए, समझ लेना है कि अंग की चर्चा किया गया। अथर्ववेद में भी इसकी चर्चा किया गया है। अब देखिए, एक वास्तुकार हुआ करते थे महागोविंद नाम के, तो महागोविंद जो वास्तुकार हुआ करते थे, उन्होंने ही इसकी राजधानी का निर्माण किया, जिसका मैंने क्या कहा, क्या नाम है,
चंपा। समझ में आ गया? तो वास्तुकार महागोविंद, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान से देखना है। दूसरी बात एक बार समझिए, यह जगह जो है अंग का, यह अपने वैभव और व्यापार के लिए जाना जाता था, काफी समृद्ध हुआ करता था। बौद्ध जब हुआ करते थे, महात्मा बुद्ध, उनके समय जो एक महानगर की चर्चा की गई है, बौद्ध साहित्य को जब आप पढ़ेंगे, बार बार एक महानगर की चर्चा आएगी जिसका नाम है चंपा, जो कि अंग की राजधानी भी हुआ करती थी। ठीक है, तो बुद्ध के समय भी यह जगह यहां पर था और 25 राजा हुए अंग जनपद में। अगर देखेंगे कुल मिलाकर के 25 राजा ने यहां पर शासन किया था। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, मगध शासक हुआ, मैंने क्या कहा, जब हम इस तीन की चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे जो वजी की चर्चा करेंगे, अंग की और मगध की, तो मैंने क्या कहा, मगध 16 जनपद में भारत में सबसे मजबूत था, सबसे ताकतवर, और मगध शासक बिंबिसार का तो क्या ही कहना। तो मगध शासक बिंबिसार ने क्या किया, इसमें जो 25 राजा हुए अंग जनपद के, तो अंग जनपद के जो 25वां और सबसे आखिरी अंतिम राजा ना हुआ, उसका नाम था ब्रह्मदत्त। तो बिंबिसार जो था वो परेशान था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भैया अंग को जीते कैसे। बहुत कोशिश कर रहा था, लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन जब ये आखिरी राजा इसका आ गया, 25वां राजा ब्रह्मदत्त कमजोर पड़ गया कुछ मामलों में, इसकी कहानी लंबी है तो यहां नहीं करेंगे। तो बिंबिसार ने अटैक कर दिया ब्रह्मदत्त पर, यानी कि अंग पर, उसके अंतिम राजा को, और अटैक करके फिर बिंबिसार ने क्या किया, उसको समर्पण करवा लिया, और इस तरह से अंग जनपद किसका हिस्सा बन गया, मगध का। ये गया वाला पटना वाला, तो अंग जनपद अब हिस्सा बन गया मगध का। इसलिए मैंने कहा मगध सबसे मजबूत हुआ करता था, अपने राज्य में बिंबिसार ने अंग को मगध में शामिल कर लिया। अब देखिए यहां पर एक चीज पूछा जाता है, मैं अलग से आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने पीआईक्यू में देखा है, कई बार पूछा गया है। देखिए एक नदी है, ये जो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ना, यहां पर, अब चूंकि ये पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल होता तो वो दिख जाता, यहां पर मैं बता देता हूं। ये एक हिस्सा मान लीजिए मगध हो गया, ठीक है, और एक हो गया अंग हो गया। इसके बीच ना एक सीमा रेखा तय करती है एक नदी, ठीक है, एक नदी इसकी सीमा रेखा तय करती है। इस नदी का नाम क्या है भैया, इस नदी का नाम है चंपा नदी, और इसी नदी के नाम पे राजधानी पड़ा अंग का। समझ में आया? तो चंपा नदी बार बार प्रश्न में पूछा गया है, यानी कि ये जो सीमा रेखा है, ये जो मगध और अंग के बीच में सीमा रेखा तय करती है, वह चंपा नदी के द्वारा होता है। इतना मामला अगर आपने अंग जनपद के विषय में पढ़ लिया, इससे बाहर प्रश्न नहीं आते हैं। इतना ही से घूम फिर के आप देखिए, लगातार आपको जब भी देखने को मिलेगा, इसी से घूम फिर कर प्रश्न नजर आएगा। अब अंग पढ़ लिया, मैंने क्या कहा, मगध हम सबसे अंत में पढ़ेंगे। उससे पहले हम अंग के बाद आपको वजी के पास ले चलते हैं, वहां सबसे पहले समझते हैं कि क्या इसका मतलब है जनपद को लेकर के। ये जो हिस्सा है, मैंने इसको लेकर के पहले ही कहा कि बिहार के मैप पर देखिए, ये भी अपने आप में बहुत समृद्ध रहा है, ठीक है। और ये जो हिस्सा देख रहे हैं, देखिए गंगा नदी आज के मैप के हिसाब से दिखाता हूं, बक्सर में यहां एंट्री मारते हुए और तकरीबन 12-13 डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हुए बिहार के कटिहार के पास यहां से निकल के बंगाल होते हुए बंगाल खाड़ी जाती है। तो कुल मिलाकर के ये हिस्सा रहा। अब यहां पर ये जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा था ना, ये अंग का जो विस्तार होकर के इस हिस्सा तक आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सा यहां हटा देता हूं, फिलहाल के लिए हम चल रहे हैं इस हिस्सा पे। तो ये जो हिस्सा है पूरा, ये जो गंगा नदी के उत्तर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो गंगा नदी का उत्तर वाला हिस्सा है, यही हिस्सा, और नेपाल के इधर, और कुल मिलाकर के ये वाला जो हिस्सा आपको मुख्य रूप से नजर आ रहा है, ये वाला मिथिला वाला हिस्सा, तो ये जो हो गया वह वजी हो गया। तिरहुत वाला क्षेत्र, मामला समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो है कबीलाई समुदाय हुआ करते थे, कबीलाई गणराज्य जो हुआ करता था उसका संघ हुआ करता था, जिसकी संख्या जो है वह 8 बताया गया है इतिहासकारों ने कि ये 8 हुआ करता था, ठीक है। तो गंगा नदी का उत्तर का हिस्सा जो हुआ करता था वह हो गया। तो बताइए, यही तो उत्तरी मैदान है बिहार का। जब आपको हमने मैदान पढ़ाया था तो इसी के विषय में बताया था। इसकी राजधानी कहाँ है? सबसे अहम तो यही है, मैंने कहा हर किसी की राजधानी मैं बता चुका हूं। इसकी राजधानी यहाँ पर वैशाली में, ठीक है, ये वैशाली हो गया, गंगा नदी के बिल्कुल किनारे वैशाली इसकी राजधानी पड़ती है। इसमें मैंने बताया कि सीतामढ़ी को लेकर के चर्चा करें, मुख्य रूप से दरभंगा मधुबनी को लेकर के चर्चा करें, ये सब, चाहे मुजफ्फरपुर भी, चूंकि तिरहुत वाला पूरा हिस्सा आता है, तो ये सब भी आपको यहाँ पर वजी के तहत देखने को मिल जाएगा। देखिए उत्तरी बिहार जो है, इसका एक प्राचीन नाम, मतलब उत्तरी बिहार की बात करेंगे तो वजी एक प्राचीन नाम, उत्तरी बिहार को, इस क्षेत्र को पूरी तरह से वजी कह दिया जाता था। तो समझ में आ जाता था कि ठीक है, ये उत्तरी बिहार की चर्चा
चर्चा की जा रही है। अब एक बात समझिए, मैंने कहा कि मगध साम्राज्य, मगध शासक जो हुआ करता था अजात शत्रु, इसकी बड़ी सुंदर कहानी है। कभी आप गौतम बुद्ध की कहानी पढ़िए, और गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ते हुए जो मगध का हिस्सा है और वैशाली का हिस्सा है, दोनों में बड़ा टकराव होता था। तो जो ये मगध वाले चाहते थे ना कि किसी तरह से वैशाली पर नियंत्रण कर लें, तो बड़ा कोशिश हुआ करता था, लेकिन वैशाली नियंत्रण में कभी आता नहीं था। तो चूंकि वहां के लोग झगड़ा नहीं करते थे, बड़े संपन्न लोग हुआ करते थे। हम ये भी कहते हैं कि जब प्रथम गणराज्य की बात की जाती है तो हम वैशाली का ही चर्चा तो लेते हैं। हम कहते हैं वैशाली में ही गणतंत्र आया था सबसे पहले। मामला समझ में आ रहा है? तो मगध शासक जो अजात शत्रु है, इसकी नजर यहां था, कहां पर? वैशाली पर, यानी कि वजी पर, पूरा इस क्षेत्र को कि भैया हम इसको अपने में कर ले, क्योंकि अंग वाला हिस्सा तो अपने में करने की बात हो ही गई। तो वैशाली को लेकर के उसने क्या किया, मगध शासक अजातशत्रु ने वैशाली पर अटैक कर दिया और फिर उसको अपने में वैशाली को मिला लिया। मामला समझ में आ रहा है? अगर यहां पर देखेंगे, बुद्ध की चर्चा देखेंगे, बुद्धकालीन समय को देखेंगे, तो 10 गणराज्य जो है यहां पर हुआ करता था। वैशाली में जो 10 गणराज्य हुआ करता था, उसमें से एक बहुत श्रेष्ठ, बहुत ही महान जो है वह वजी यहां हुआ करता था, और खास करके वैशाली को लेकर के बात किया गया है। एक महत्वपूर्ण चीज है, जहां मगध को देकर के आप देखेंगे, चूंकि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह कहां पर? बोध गया में। तो वो हिस्सा, चाहे वो नालंदा का हो जाए, गया का हो जाए, बोध गया का हो जाए, ये पूरा हिस्सा जो आपको दिखेगा ये गौतम बुद्ध के प्रभाव से दिखेगा, मगध वाला हिस्सा। लेकिन यह जो वैशाली वाला हिस्सा पूरा कर आपको दिखेगा, ये किसके प्रभाव में दिखेगा? जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुआ करते थे, महावीर जैन, उनके प्रभाव में दिखेगा। अच्छा, महावीर जैन को एक और नाम से जाना जाता था इनके जाति को लेकर के, ये जो है ज्ञात्रिक हुआ करते थे। यहां लिख देता हूं, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ज्ञात्रिक क्षत्रिय हुआ करते थे, ये है ना, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जाति में थे, ज्ञात्रिक थे, तो इसीलिए इन्हें ज्ञात्रिक क्षत्रिय कहा गया। ठीक है। और लिच्छवी गणराज्य, इतनी बार प्रश्न पूछा गया है कि फिर क्या ही कहिए, और आगे भी पूछा जा सकता है। तो लिच्छवी गणराज्य भी सब यहां से संबंधित है। ये मामला समझ में आ गया। ये भी आकर के कहां मिल गया? मगध में। चूंकि यहां पर मैंने कहा कि मगध शासक अजातशत्रु ने वैशाली को अपने में मिला लिया। इतना मामला समझ में आ गया। ये मैप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से ये वज्जिक का ये जो है यहाँ पर ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। ये पूरे यहाँ पर जो है आपको ये मगध वाला भी हिस्सा यहाँ पर दिख रहा है और ये वज्जी वाला दिख रहा है। ये सब समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, ये दोनों राजधानी वैशाली में पहले भी बता ही चुका हूं। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण आते हैं मगध पे, है ना, मगध महाजनपद की बात। इसको बहुत आराम से देखते हैं क्योंकि यहां से खूब प्रश्न पूछे गए हैं। और मैंने कहा भारत भर में जो 16 महाजनपद हुआ करते थे उसमें से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर मगध। ठीक है, यानी कि बिहार की, जब आज के बिहार की चर्चा करते हैं या पुराने बिहार की जब चर्चा करेंगे तो मगध सबसे पहले नाम आता है जहन में। आज का लोकेशन जो मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका पटना वाला हिस्सा है, इस मैप में देख लीजिए, ये वाला हिस्सा पटना गया वाला जो हिस्सा है ये मगध का हिस्सा पूरा पड़ जाता है। इतना मामला समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें हैं। ये देख रहे हैं मगध वाला, और इसकी राजधानी कहाँ मैंने बताया था, जो राजगृह जिसको कहते हैं, जिसको गिरिवर्ज भी अगर एग्जाम में अलग अलग नाम से आता है तो ध्यान रखिएगा। राजगृह आजकल राजगीर कहते हैं, उसमें गिरिवर्ज के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा इसे कुशाग्रपुर के भी नाम से जाना जाता था। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये जगह है। अभी बहुत डेवलपमेंट का काम यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो है, मगध का चर्चा सबसे पहले, जिस तरह से अंग का सबसे पहले चर्चा जो है अथर्ववेद में देखने को मिला, इसी तरह से मगध का चर्चा भी सबसे पहले अथर्ववेद में देखने को मिला था। और मगध के लोगों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, शब्द यहां लिख देता हूं, ब्रात्या। ये शब्द अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो मगध निवासी के लिए किया जाता था। मगध के जो निवासी होते थे उनके लिए इस शब्द की चर्चा की जाती थी। ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ के जो राजा हुआ करते थे मगध के, एक नरेश उदायीन नाम के हुआ करते थे, उदायीन। तो उदायीन ने क्या किया, उसका मन किया कि भैया राजगृह जो है उसको वहाँ कंफर्टेबल नहीं होता था, है ना। इसके पीछे बड़ी स्टोरी है, फिलहाल तो उस पर नहीं जाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी राजधानी ना यहाँ से बदलूंगा। कहाँ से? जो आज का राजगीर है, यानी कि उस समय का राजगिरी। तो उसने राजधानी बदल करके उसने
कहा कि हम जो है राजधानी को कहां लेके चलेंगे, पाटलिपुत्र लेके चलेंगे, यानी कि आज का क्या हो गया, पटना, और आज के बिहार राज्य की राजधानी भी है। तो उदयन ने राजधानी मगध का चेंज कर दिया, राजगिरी से पाटलिपुत्र कर लिया। ये खूब पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। राजगिरी बाद में जो है चेंज होकर के पटना पाटलिपुत्र पहुंच गया, ये मामला। अब जरा मगध एम्पायर के वंश को एक बार समझ लेंगे, क्योंकि ये समझना थोड़ा सा जरूरी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपके काम आ जाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपको देखना है, मगध वाला है। मगध से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। मगध एम्पायर को लेकर के चर्चा करते हैं। मगध एम्पायर को लेकर के जब आप चर्चा करेंगे ना, तो तीन चीजें ध्यान रखिएगा, तीन वंश आपको ध्यान रखना है। एक क्या ध्यान रखना है, हर्यक वंश। दूसरा क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर शिशुनाग वंश ध्यान रखना है। और तीसरा यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, नंद वंश ध्यान रखना है। ये तीन चीज आपको ध्यान रह जाएगा। अब इस तीन चीज में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हम हर्यक वंश की बात करेंगे। देखिए हर्यक वंश में जो था, इसका पहला राजा जो हुआ हर्यक हुआ, उसी के नाम पर यह वंश आगे बढ़ता है। लेकिन इस वंश को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, और वह कहा जाता है इसको क्या, पितृहंता। देखिए क्या नाम है, इतिहास जो है ना आपका, इतिहास लिखता है, आपके कर्मों को सही से इतिहास बता देता है। तो पितृहंता इसे कहा गया, हर्यक वंश को। अब आप पूछिए कि सर पितृहंता क्यों कहा गया, शब्द क्या छुपा हुआ है, पितृ यानी कि पिता, और हंता को मारने वाला, यानी कि पिता की हत्या करने वाला वंश। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, जी यही तो बात है। क्यों, क्योंकि बिंबिसार की हत्या किसने किया, अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु की हत्या किसने किया, उदयन ने। यानी कि सत्ता प्राप्त करने के लिए बेटे ने अपने बाप की हत्या कर दी, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया, और बिंबिसार जो है मर तो गया, तो अजातशत्रु शासक बना, और अजातशत्रु जब शासक था तो उससे सत्ता लेने के लिए परेशान था उदयन, जिसने, जब मैंने कहा कि राजगिरी से बदल करके राजधानी मगध का पाटलिपुत्र कर दिया, तो फिर क्या करता है कि ये उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया। अब देखिए यहां पर, तो बेटे ने बाप की बार बार हत्या इस वंश में किया, इसीलिए इस जो हर्यक वंश को पितृहत्या वंश भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाए तो घबराना नहीं है, ध्यान रखना है। ये तीन राजा यहां पर ध्यान रखिएगा। मामला समझ में आ गया। अब आ जाए यहां पर शिशुनाग वंश की बात करें। यहां पर शिशुनाग वंश की बात करेंगे तो दो यहां पर आपको नजर आएगा, इसके विषय में बहुत जानकारी नहीं, यहां पर आपको बहुत जानकारी की जरूरत है। और यहां पर जो चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य एम्पायर है, इसके विषय में आप अलग से स्टडी कर लीजिएगा। यहां पर एक शिशुंगा और फिर कालाशोका, ये दो एम्पायर यहां पर मुख्य रूप से होता है। उसके बाद यहां पर हम नंद वंश पर आएंगे। अब ये जो नंद वंश के विषय में दो शासक के विषय में हमें पढ़ना है मुख्य रूप से, जिसमें एक जो है महापद्मानंद और दूसरा धनानंद। अब देखिए यहां पर जो मुख्य प्रश्न आता है वो धनानंद पर आता है, और धनानंद पर प्रश्न यह आता है कि यह नंद वंश का क्या था, बताइए, अंतिम शासक रहा, यही प्रश्न आता है। धनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक इसे माना गया। इसके बाद यहां पर जो है शुरुआत होता है चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य एम्पायर का। तो ये मामला यहां से फिर ये डिटेल से आप अलग से पढ़ेंगे, हम लोग उस पर बात भी कर लेंगे। कुल मिलाकर के इतनी चीजें आपको समझ में आ गया। अब हम जो वंश वगैरह देख लेते हैं, और महाजनपद में तीनों महाजनपद की हमने स्टडी विस्तार से कर लिया, तब हम ओवरऑल ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो महाजनपद हुआ करता था, ये जो उत्तर वैदिक काल का समय हुआ करता था, ये जो 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईसा पूर्वी तक की जो बातें हुआ करती थी, इसमें क्या विशेषता था। और विशेषता की बात करेंगे तो सामाजिक आधार पर विशेषता की बात करेंगे। इसके बाद हम प्रशासन की लेकर के विशेषता करेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सेना कैसी होती थी, वहां की क्या विशेषता था। इसके अलावा जो शासन प्रणाली है, उस शासन प्रणाली को समझेंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था के स्तर पर ये जो महाजनपद हुआ करते थे, इनकी क्या अपनी विशेषता है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, समाज, सोसाइटी को लेकर के चलते हैं। देखिए यहां पर जो चीजें हैं, इसको लेयर में अगर आप बांट देंगे तो ठीक रहेगा। इसको ऐसे बना लीजिए, 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर 3 प्रकार के गांव हुआ करते थे, 3 गांव। अब देखिए एक एक चीज ध्यान से देखना है। पहले प्रकार में ऐसे गांव शामिल थे जिसमें विभिन्न जाति एवं समुदाय के लोग साथ साथ रहते थे, तथा जिसके प्रमुख को भोजक कहा जाता था। मामला समझ में आ गया। तो टॉप पर हम एक जगह रख देते हैं, एक गांव, ठीक है। गांव मतलब एक शब्द है, एक जगह के विषय में। गांव मतलब आज के गांव या शहर मत समझिएगा, गांव मतलब
इंडिकेट किया गया जगह से लेकर के। तो यहाँ पर जो है इसके जो अगर इस समुदाय के देखेंगे प्रमुख को क्या कहा जाएगा, भोजक। इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। इसके अलावा अब दूसरे प्रकार में जब चलेंगे तो ये ऊपरी उप शहरी क्षेत्र हुआ करता था। और ये उप शहरी क्षेत्र जो हुआ करता था इसमें अगर देखेंगे तो शिल्पकार वगैरह रखते थे, है ना, उनका आधिपत्य था। दूसरी बात, अब चूंकि ये मिडिल में है तो ट्रांजैक्शन फेज में है, संक्रमणकालीन क्षेत्र हो गया, तो दोनों के गुण मिलेंगे। यहां जो ऊपर रहने वाले लोग हैं जो संपन्न है उनके भी गुण मिलेंगे, जो नीचे रहने वाले हैं उनके भी गुण मिलेंगे, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। इसमें शिल्पकार वगैरह ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर ये सारे काम होता था। तो ये शहर और गांव के बीच में एक कड़ी था। देखिए ये जुड़ाव की बात यहां पर किया, ये गांव शहर के बीच में जुड़ाव के बाद। अब यहां पर समझ लीजिए कि यहां पर यह कहा गया है कि तीसरे प्रकार में जब बात करेंगे तो ऐसे गांव शामिल थे जिनका ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा संपर्क नहीं था। ये वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। इसमें शिकारी लोग रहते थे। यहां पर रहने वाले लोगों का जीवन जो था उसका अगर तुलनात्मक रूप से इन दोनों के हिसाब से देखेंगे तो वह निम्न स्तर था। इनका रहन सहन जो है निम्न था, आर्थिक रूप से विपन्न लोग यहां पर रहते थे, ठीक है। इस समय लेखन व्यवस्था शुरू हो गई और व्यापार, कर और सेना और इस सब के विषय में, सेना बल के विषय में किताबों में लिखे जाने लगे, है ना। सैन्य बलों पर काफी चर्चा आपको इस समय में देखने को मिलेगा। देखिए वर्ण व्यवस्था को लेकर के बात करेंगे तो वर्ण व्यवस्था जो है उसमें नीचे के लोग विभिन्न प्रकार की असमानताओं का वहां पर सामना कर रहे थे। सामाजिक स्ट्रक्चर यही कर रहा है, यानी कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज में भेदभाव की स्थिति को देखा जा सकता है। ये महाजनपद काल की विशेषताएं सामाजिक आधार पर था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक आधार के बाद हम जो है प्रशासन और सेना को स्तर पर देखेंगे। देखिए गौतम बुद्ध की कहानी आपने पढ़ा है, जातक पढ़ा है, जातक कथा बहुत पढ़ा होगा बचपन में आपने, उसके हिसाब से देखेंगे तो जातक में क्या है, बुद्ध के जो पूर्व जन्म की बातें की गई है उसके कहानियों का उल्लेख है। इसमें महान धार्मिक नेताओं को भूमि अनुदान देने की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। राजा जो है प्राथमिक रूप से युद्ध के प्रमुख की भूमिका निभाता रहा। ये कौन, तो राजा जो भूमिका युद्ध के प्रशासक के रूप में, मुख्य रूप में राजा सबसे ऊंचा प्रशासनिक अधिकारी भी होता रहा था, जिसे अन्य पदाधिकारियों का समर्थन प्राप्त होता था, जिन्हें महामात्र, ये शब्द ध्यान रखिएगा, महामात्र कहते थे। यह मंत्री, सेना नायक, न्यायाधीश एवं राजकोष के प्रमुख की भूमिका भी निभाया करता था। अब गांव को लेकर के बात करेंगे। राजा का देख लिया, गांव के पर आएंगे तो गांव का प्रशासक जो है गांव के प्रमुख के अंतर्गत संचालित होता था, जिसे ग्राम भोजक, आपको मैंने यहां भी बताया था ना कि ऊपर क्या देखरेख करने वाले को क्या कहते थे, प्रमुख को भोजक। तो यहां पर ध्यान रखिएगा प्रशासन सेना में वही है, ग्राम भोजक, ग्रामीणी या ग्रामिका कहा जाता था। महाजनपद काल में अस्थायी एवं बड़ी सेनाएं यहां पर शुरू हो गया। यानी कि अस्थायी सेना कहने का मतलब हुआ कि सेना रखा जाता था, क्योंकि युद्ध होते थे, इसका मतलब यहां से ये प्रमाण निकलता है। बिटवीन द लाइन स्टडी कीजिए, अगर अस्थायी सेना है तो जाहिर सी बात है युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो और बड़ी सेना है, बड़ी सेना है यानी कि युद्ध लगातार हो रहे हैं, बड़े सेना, बड़े साम्राज्य आपस में टकरा रहे हैं। प्रशासन और सेना को देख करके तो ये लगता है। गणतंत्रीय शासन प्रणाली की जब यहां पर बात करेंगे तो देखिए गणतंत्रों के प्रतिनिधि की संस्था को संस्थागार कहते हैं। इनमें सदस्यों के बैठने का प्रबंध जो है आसन पन्नपक नामक अधिकारी करता था, जो यहां पर आप देख भी रहे हैं। और मतदान अधिकारी को जो है सलाका ग्राहपक कहा जाता था। आप देखिए यहां पर मतदान अधिकारी की चर्चा की गई है, यानी कि यहां पर जो है एक तरह से लोकतांत्रिक पद्धति शुरू हो गया है, मतदान करने की व्यवस्था है, गणतंत्र की व्यवस्था शुरू हो गई है। और अष्टकुल नामक संस्था जो है शासन कार्यों में यहां पर सलाह देने का काम किया करती थी। अगर शासन प्रणाली की बात करेंगे, देख रहे हैं सलाहकार वगैरह यहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं। अब चलिए अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था की जब बात करेंगे सबसे अंत में, तो यहां पर देखेंगे कि अधिकांशतः शहरी बस्तियां जो है व्यापारी एवं शिल्पियों द्वारा बसाई गई थी, जिसकी चर्चा हमने पहले भी किया था, है ना। यह स्वार्थ गिल्ड में संगठित थे। व्यापार एवं वाणिज्य जो है यहाँ पर वंशानुगत था, यानी कि पिता किया, पिता के चीजों को फिर बेटा, फिर उसके बाद उसका पोता, वही वंशानुगत लेकर के चल रहा था। इस समय के अधिकांश शहर जो है नदियों के तट पर व्यापारिक मार्गों पर उपस्थित हुआ करते थे। वैसे भी अगर देखेंगे मानव सभ्यता का विकास जो है नदियों के तट पर हुआ है। बड़े से बड़े शहर देखने को मिलेगा
चाहे आप पटना की ले लीजिए, मगध की राजधानी रहा है, तो उसके हिसाब से भी देखेंगे। आप वैशाली का ले लीजिए, आप मुंगेर ले लीजिए, आप भागलपुर ले लीजिए, ये सारे शहर, चाहे दरभंगा लीजिए, बड़े बड़े शहर जितने भी देखेंगे, वाराणसी का लीजिए, ये सब जो है नदी के किनारे बसे हुए आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया कि इस समय में महाजनपद काल में देखेंगे तो शहर जो है वो नदियों के तट पर बसे थे, और जाहिर सी बात है नदी के तट पर है, शहर है, जल मार्ग से व्यापार हो रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, तो बताइए वह शहर अपने आप में व्यापारिक केंद्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए यहां पर जो है व्यापारिक मार्ग भी हो गए, तो व्यापारिक मार्ग पर भी ये शहर अवस्थित हुआ करते थे। यहां पर ध्यान देना है, निष्क एवं शतमान नामक मुद्राओं द्वारा व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। ये ध्यान रखिएगा, दो शब्द, क्या, निष्क और शतमान, ये दो मुद्राएं होती थी। जैसे आज हम लोग कहते हैं 20 रुपया, 500 रुपया, 1000, 2000 ऐसे, तो ये था। वैदिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिला है, लेकिन इसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। पुरातात्विक साक्ष्य कहने का मतलब है वह भौतिक चीजें, भौतिक एलिमेंट जो होता है ना, कि लोहे का हो गया, सिक्का हो गया, तांबा हो गया, कुछ भी धातु हो गया, पत्थर का, वैसा कुछ पुरातात्विक नहीं मिला है। लेकिन हाँ, वैदिक ग्रंथ यानी कि इतिहास जानने का जो साहित्यिक स्रोत है उसमें इसका चर्चा निश्चित तौर पर मिला है। लौह उपकरणों के कारण कृषि करना यहाँ आसान हो गया था, यानी कि कृषि की जो अर्थव्यवस्था है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ से फलने फूलने लगा था, ये ध्यान रखिएगा। और उत्पादन में वृद्धि भी हुई, जौ, कपास, दाल एवं गन्ना के साथ धान की कृषि भी यहाँ पर होती थी। कुल कृषि उत्पादन के 6वें भाग को शाही एजेंटों के द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था, यानी कि टैक्स लेने की व्यवस्था यहाँ पर महाजनपद काल में भी था, टैक्स देना पड़ता था, शाही एजेंटों के द्वारा कर वहां पर वसूला जाता था। अमीर किसानों को गृहपति तथा व्यापारी की गलियों को वेश्या कहा जाता था, वेश्या, वेश्या, ठीक है। व्यापारी जिस गली में रहते थे वेश्या हो जाता। आजकल ना सराफा बाजार वगैरह चलता है, चांदनी चौक पर व्यापारी रहते हैं, तो गली जो व्यापारी जहां से व्यापारी नहीं वो, और अमीर किसान को गृहपति कहा जाता था। देखिए, बलि साधक जो है केवल किसानों एवं वैश्यों से अनिवार्य कर की वसूली करते थे, जिसे बलि कहा जाता था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, कि बलि क्या होता है। तो जो बलि साधक हुआ, यानी कि जो किसान से और वैश्यों से, यानी कि बनिया व्यापारी से टैक्स लेते थे, उन्हें जो है बलि कहा गया, और ऐसे करने वाले व्यक्ति को बलि साधक कहा गया। तो कुल मिलाकर के जो है हमने क्या देखा, हमने महाजनपद की स्थिति देखा कि भारत में 16 महाजनपद था टोटल। 16 महाजनपद में 3 बिहार में था, 3 बिहार में जो है वो वजी, अंग और मगध हो गया। तो वजी, अंग और मगध के विस्तार से देख लिया। मगध साम्राज्य में अगर हम आगे आए तो हमने हर्यक वंश देख लिया, शिशुनाग वंश देख लिया, नंद वंश देख लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के विषय मैंने कहा कि थोड़ा उसको स्टडी कीजिए, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद हमने क्या किया कि महाजनपद काल की स्थिति क्या था, चाहे वो सामाजिक स्थिति को लेकर के बात करेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक हो गया, उसके बाद शासन प्रणाली को लेकर के हमने बात किया, हमने अर्थव्यवस्था को भी देख लिया। कुल मिलाकर के हम पूरी तरह से महाजनपद की स्थिति को बिहार में किस तरह से हुआ करता था, इस 3 महाजनपद को वह देख चुके हैं। आगे फिर हम आगे हिस्ट्री के अगले लेक्चर को लेकर के आएंगे। अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि यदि अभी तक संस्कृति पीसीएस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, पहुंचाइए, उन्हें जोड़िए, उन्हें बताइए कि भैया फ्री में इतना अच्छा लेक्चर मिल रहा है। पूरा बिहार ज्योग्राफी देखिए, मैं पूरा दे चुका हूं, तो आप लोगों ने खूब देखा भी है, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। उसको और देखिए, अगर देख चुके हैं, पहले से पढ़ चुके हैं तो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं तो फिर आप चीजों को सही से समझ जाएंगे। तो पूरा ज्योग्राफी पढ़ा दिया है, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, उसके बाद हम लेकर के आपको चलेंगे पॉलिटी में, फिर इकोनॉमी भी पढ़ाएंगे। तो पूरी जो आपका जीएस है वो पूरा फ्री में निःशुल्क संस्कृति पीसीएस चैनल पे आपको मिल रहा है, तो दोनों हाथों से लूट लीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। करंट अफेयर जो कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे हैं, वो शाम के 6 बजे मेरा ही लेक्चर होता है संस्कृति पीसीएस चैनल पे, वहां जाकर के प्रत्येक दिन 10 टॉपिक करंट अफेयर्स का हम लोग तैयार करते हैं। बीपीएससी का जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाएगा, हम करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक देखते रहेंगे, वहां जाके मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, पारी समाप्ति की घोषणा की जाती है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।